हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनिया मैम केमिस्ट्री। सो बच्चों, पिछली क्लास में हमने अपने एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट पढ़े थे, जिसमें मैंने बेसिकली आपको क्या क्या पढ़ाया था। आई टोल्ड टू एप्लीकेशंस। पहला एप्लीकेशन था आपका स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। ठीक, तो ये वाली हम पूरी कहानी पिछली क्लास में कवर अप कर चुके हैं कि कैसे आखिर आपके पास अगर कोई इंटरमीडिएट है, ठीक है, और उसके बगल में कोई प्लस आई या फिर माइनस आई ग्रुप लगा है, तो वो उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा या फिर घटाएगा। राइट। अब हम आते हैं हमारे सेकेंड एप्लीकेशन पे। सेकेंड एप्लीकेशन है आपका एसिडिटी एंड बेसिसिटी कंपेयर करना। राइट। अब इसको कैसे कंपेयर करना है ये भी मैं आपको पिछली क्लास में बता चुकी हूँ। ठीक, आपको देखना होता है कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी। अगर ज्यादा स्टेबल है तो एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है। ठीक, अगर कम स्टेबल है तो एसिडिक कैरेक्टर कम होगा। ठीक है। अब हम इसी बेसिस पर जो हमारा सेकेंड एप्लीकेशन था एसिडिटी एंड बेसिसिटी, उसी के बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका कह सकते हैं एक सब टॉपिक है। ठीक है, जहां से क्वेश्चंस आपके आते ही आते हैं और मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि हम वहां पर गलतियां कर ही देते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार प्लीज आप ध्यान दीजिएगा। और क्वेश्चंस करना उतना ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जितने नए क्वेश्चंस आप यहाँ पर करोगे उतना ही ज्यादा आप इस कॉन्सेप्ट को इजिली सीख सकते हो। राइट। तो हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करते ही हम यहाँ पर जो भी नए कंसेप्ट आएंगे आपके एसिड बेस से रिलेटेड, वो मैं आपको साथ साथ ही बताते जाऊंगी। चलिए बच्चों, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हमारी। चलिए बच्चों, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, हम एसिडिटी ऑर्डर कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इन सभी क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यू हैव टू कंपेयर एसिडिक ऑर्डर। आपको बताना है भाई किसकी एसिडिटी ज्यादा है, किसकी एसिडिटी कम है। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने देखा कि फर्स्ट क्वेश्चन नंबर में आपके पास चार ऑप्शंस हैं, चारों में डिफरेंस क्या है। आपके पास ये एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। CH2 छोड़कर यहाँ पर मेरे पास फ्लोरीन है। ठीक है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ Br है, यहाँ I है। ये सारे के सारे ग्रुप्स कैसे हैं, सबसे पहले आप देख सकते हो दीज आर माइनस आई। तो हमारे पास ये माइनस आई ग्रुप्स यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है। अब मैंने कहा था आपको पिछली क्लास में कि जब भी आपको एसिडिटी कंपेयर करनी होती है, द फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू इज, जो भी आपका एसिड होगा आप उसमें से पहले H+ रिमूव करते हो। ठीक है, प्रोटॉन को हम वहां पे रिमूव करते हैं। ठीक, जैसे ही आपने H+ हटाया तो आपका एक अनायन बन जाता है, जिसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट बेस, या फिर आप कह सकते हो कॉन्जुगेट अनायन। ठीक, और उस अनायन की हमें बेसिकली स्टेबिलिटी कंपेयर करनी होती है। ठीक, तो सबसे पहला काम क्या होगा आपका एसिडिटी कंपेयर करने के लिए, आपको H+ हटाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने इन एसिड में से यहाँ से H+ हटाया, यहाँ H+ हटाया, यहाँ H+ हटाया, यहाँ H+ हटाया, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा COO- इन चारों में। ठीक, आपके पास ये नेगेटिव चार्ज मिल जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कॉन्जुगेट बेस। ठीक, अब ये COO- की स्टेबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी, इन ग्रुप से हमें ये चेक करना है। ठीक है, COO- है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो हमें पता है कि अगर नेगेटिव है तो वो माइनस इफेक्ट से ही स्टेबलाइज होता है। ठीक, और हमारे पास माइनस आई ग्रुप्स ही है, इसका मतलब जितना माइनस आई स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही ज्यादा वो कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा, है ना। और जितना कॉन्जुगेट बेस स्टेबल उतना ही एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास ये कार्बोक्सिलेट अनायन है, इससे फ्लोरीन जुड़ा है, इससे क्लोरीन, इससे Br, इससे I। अगर हम इनका कंपैरिजन करना चाहें तो हैलोजेंस में आप सभी को पता है कि FCl-Bri ये ऑर्डर है हमारा माइनस आई का। तो A वाले में सबसे ज्यादा माइनस आई स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अगर माइनस आई सबसे स्ट्रॉन्ग, इसका मतलब ये हमारा कार्बोक्सिलेट अनायन सबसे ज्यादा स्टेबल, ये सबसे स्टेबल, तो इसके एसिडिक ऑर्डर सबसे ज्यादा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ABCD। ठीक, आई होप आपको ये क्लियर है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, या फिर हो सकता है ये Ka का भी ऑर्डर, क्योंकि हमें पता है ये बात कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है Ka के, और इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है pKa के। ठीक है, और यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो कि एंड इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, कि कॉन्जुगेट बेस आपका जितना स्टेबल होगा उतना ही एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, उतना Ka ज्यादा, pK उतना कम। ठीक, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। आ जाइए सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में हम देखें यहाँ पर, तो आपके पास सब में एसिड है। ठीक है, यहाँ पर एसिड के बगल में आपके पास CH3 है। तो CH3 कैसा ग्रुप होता है बोलो, CH3 होता है आपका प्लस आई ग्रुप, है ना, अल्काइल ग्रुप्स है। ठीक है, यहाँ पर देखो COOH CH2, अब इस CH2 से आपका एक Cl जुड़ा हुआ है। ठीक है, इससे मेरे पास 2 Cl जुड़े हैं, इससे मेरे पास 3 Cl जुड़े हैं, और फोर्थ वाले लास्ट वाले ऑप्शन में आप देख सकते हो कि आपके पास COOH
फिर एक CH2 है, फिर अगले कार्बन पर Cl जुड़ा है। ठीक, तो सबसे पहली बात तो हमारी ये है कि मैंने कहा था आपको ऑलवेज रूल फॉलो करना है क्या, डिस्टेंस का, कि डिस्टेंस जितना कम होगा ना उतना ही आपका इंडक्टिव स्ट्रॉन्ग लगता है। ठीक है, तो हमें पहले कम डिस्टेंस देखना है। तो COH के जस्ट बगल वाले कार्बन पे प्लस आई, यहाँ जस्ट बगल वाला कार्बन, यहाँ जस्ट बगल वाला। लास्ट वाले ऑप्शन में देखा जाए तो यहाँ पर हम देखें तो जस्ट बगल वाले पे कुछ नहीं लगा है, बल्कि उसके नेक्स्ट वाले कार्बन पे Cl लगा है। ठीक, तो इसका जो है ना डिस्टेंस दूर हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारा डिस्टेंस सबसे ज्यादा है, इसका मतलब इसका इंडक्टिव वीक लगने वाला है। ठीक है, चलिए इन सबको कंपेयर करते हैं। अब अगर मैं एसिडिक ऑर्डर कंपेयर करूँ तो वही काम करना है, आपको H हटाना है सब में से, और आप जैसे ही H हटाओगे आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा यहाँ पर कार्बोक्सिलेट अनायन सारे केसेस में। ठीक है, H हटाया और यहाँ पर आपका कार्बोक्सिलेट अनायन बन गया। ठीक है, ये हमारे पास कार्बोक्सिलेट अनायन बन चुका है। अब इसकी स्टेबिलिटी हमें चेक करनी है। COO माइनस के बगल में प्लस आई है, प्लस आई क्या करता है, प्लस आई तो स्टेबिलिटी को कम करेगा ना, आपका नेगेटिव से स्टेबलाइज होता है, तो प्लस आई तो इससे स्टेबिलिटी को कम करने वाला है, तो यहाँ पर तो हम कह सकते हैं कि इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। ठीक है, बाकी हम B, C, D इन तीनों ऑप्शंस में अगर हम देखें तो यहाँ पर एक Cl, यहाँ 2 Cl, यहाँ 3 Cl। Cl कैसे हैं, Cl आपके माइनस आई है, तो जितने ज़्यादा Cl लगे होंगे हम कह सकते हैं कि उतना माइनस आई स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ तो आपका एसिडिक ऑर्डर कम था, बट इनमें एसिडिक ऑर्डर आपका ज़्यादा होगा, और जितने ज़्यादा Cl लगे होंगे उतना ही ज़्यादा आपका एसिडिक ऑर्डर होगा। तो सबसे पहले मेरा D आ जाएगा, क्या बोलो, D के बाद C आ जाएगा और C के बाद B आ जाएगा। इतना आप लिख सकते हो कि भाई यहाँ पे 3 Cl, यहाँ 2 Cl, यहाँ पर 1 Cl। ठीक है, ये सारे माइनस आई थे तो इन्होंने स्टेबिलिटी बढ़ाई और इस अकॉर्डिंग हमने लिख दिया। अब E वाला ऑप्शन जरा देखिए आप, E वाले ऑप्शन में क्या हुआ है, तो माइनस आई ग्रुप, Cl आपका माइनस आई ग्रुप है, लेकिन डिस्टेंस दूर था, है ना, इन सब में डिस्टेंस पास है, तो पहले पास वालों का हमने आंसर लिख दिया है। अब जब दूर है तो उसका स्ट्रेंथ कम हो गया ना। ठीक, तो अब हम E के बारे में लिखेंगे कि यहाँ पर भी माइनस आई है, माइनस आई स्टेबलाइज करेगा, लेकिन हाँ इन तीनों से थोड़ा सा कम स्टेबलाइजेशन होगा बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, तो अब हमारा क्या आ जाएगा, E। ठीक है, और सबसे लास्ट में आ जाएगा मेरा एसिटिक एसिड। ऐसा क्यों, इसको हम एसिटिक एसिड बोलते हैं, CH3COH। सबसे लास्ट में ये क्यों आया, सबसे लास्ट में इसलिए आया बिकॉज CH3 आपका एक प्लस आई ग्रुप है, प्लस आई कार्बोक्सिलेट अनायन की स्टेबिलिटी को कम कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा सबसे लास्ट में आ जाएगा। सो दिस इज द ऑर्डर एसिडिक ऑर्डर का। आ जाइए थर्ड नंबर क्वेश्चन पर। अब थर्ड क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहाँ पर आपके पास सारे के सारे अल्कोहल हैं। ठीक है, हमें वही काम करना है भाई, हमें एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, H हटाना पड़ेगा। ठीक, इन सब में से हम जैसे ही H हटाएंगे, ठीक है, H हटाएंगे, क्या मिलेगा यहाँ पर, O माइनस, O माइनस, O माइनस, O माइनस। अब हमें ये देखना है कि ये जो O माइनस है क्या वो स्टेबलाइज हो रहा है या वो डिस्टेबलाइज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि O माइनस के जस्ट बगल वाला कार्बन पे 3 CH3 लगे हैं, और CH3 कैसे ग्रुप्स होते हैं, प्लस आई वाले। ठीक है, तो ये क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन्स को देंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है प्लस आई। ठीक, 3 CH3 है, मतलब तीनों ही आपका यहाँ पर प्लस आई लगा रहा होगा, टर्शरी वाला है ये हमारा। ठीक, तो यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग प्लस आई लग रहा है, बोलो। ठीक है, सेकंड में देखें तो 2 CH3 है, थोड़ा प्लस आई कम हुआ। यहाँ पर देखें तो एक ही CH3 है, थोड़ा प्लस आई और भी कम हुआ। ठीक, डी वाले ऑप्शन में अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर O माइनस के बगल में CH2 है पहले, और उसके बाद आपका यहाँ पर कितना CH3 है, एक ही CH3 प्रेजेंट है। ठीक, तो इन सब में आपने क्या कंपेयर किया, ध्यान से देखो, ये टर्शरी है 3 CH3, ठीक है, ये सेकेंडरी है, यहाँ लिखते जाती हूँ, ये टर्शरी है। ठीक है, यहाँ 2 CH3 मतलब कि ये सेकेंडरी है, यहाँ पर आपका CH2 CH3 एक CH3 है, मतलब दिस वन इज प्राइमरी, और यहाँ पर आपका डायरेक्टली लिख दिया CH3OH, मतलब ये आपका मिथाइल ग्रुप जुड़ गया है। ठीक, और प्लस आई ऑर्डर अभी हमें जस्ट पता है, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, देन मिथाइल। ठीक है, तो हमें देखना है कि भाई O माइनस है, ठीक, नेगेटिव से स्टेबलाइज होता है, यहाँ तो सारे प्लस आई ग्रुप्स हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब प्लस आई स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी ना, आपका जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो उतना ही कम होगा। ठीक है, तो इन सब में अगर मैं प्लस आई का ऑर्डर लिखूँ, सबसे पहले प्लस आई, तो प्लस आई का ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले टर्शरी वाला, ठीक है, फिर सेकेंडरी वाला, ठीक है, फिर प्राइमरी वाला, तो डी वाला ऑप्शन, और फिर हमारा आ जाएगा मिथाइल वाला। ये प्लस आई का ऑर्डर है। ठीक, लेकिन मुझे अगर एसिडिक स्ट्रेंथ चाहिए, ठीक, एसिडिटी का ऑर्डर चाहिए, तो अब इसका ठीक अपोजिट होगा, है ना, प्लस आई स्ट्रेंथ के अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा आपका कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी।
है ना, बिकॉज यहाँ पर आपका नेगेटिव है और ये प्लस आई ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो अब यहाँ पे मेरा आंसर हो जाएगा C D B A। ठीक है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर मेरे पास एसिड है सब केसेस में, वही काम करेंगे, H हटाएंगे सब में। ठीक है, H जैसे आपने हटाया, यहाँ पर आया माइनस, यहाँ आया माइनस, यहाँ आया माइनस। ठीक है, अब ये माइनस देखना है स्टेबलाइज हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो आपने देखा कि इसके जस्ट बगल में जो कार्बन है उससे 2 CH3 लगे, इसका मतलब ये आपका सेकेंडरी ग्रुप है। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास CH3 मतलब कि प्लस आई ग्रुप्स लगे हुए हैं, अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ देखा तो आपका एसिड से डायरेक्ट CH3 जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये आपका मिथाइल वाला है। ठीक है, ये मिथाइल वाला है आपका, तो ये भी प्लस आई ही। ठीक है, सी वाले ऑप्शन में देखा तो यहाँ पर CH2Cl जुड़ा है, तो Cl आपका यहाँ पर माइनस आई दिखा रहा है। ठीक है, तो इन तीनों केसेस में कार्बोक्सिलेट एनायन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा कहाँ होगी, जहाँ माइनस आई लगेगा, इसका मतलब C सबसे पहले आएगा। ठीक, ये स्टेबलाइज कर रहा है। देन हम A और B में कंपेयर करें अगर, तो A और B में ये आपका सेकेंडरी है और ये आपका क्या है, मिथाइल वाला। तो सेकेंडरी जो है वो प्लस आई ज़्यादा दिखाता है। ठीक, ये प्लस आई ज़्यादा दिखाएगा, ये प्लस आई थोड़ा कम दिखाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपके पास कार्बोक्सिलेट अनायन है और अनायन तो प्लस आई से डी स्टेबलाइज होगा ना। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि पहले यहाँ पर बी आएगा और उसके बाद आपका ए आएगा। आगे समझ में आपको क्लियर है इतनी कहानी। चलिए अब आते हैं हमारे 5th नंबर क्वेश्चन पर। अब 5th क्वेश्चन में आपके पास एक तो है आपके पास फॉर्मिक एसिड HCOH। ठीक है, बी आपका एसिडिक एसिड है और यहाँ पर है ClCH2COH। सेम वही कहानी है, एसिडिटी के लिए H हटाएंगे हम सब केसेस में और यहाँ पर आएगा माइनस, H हटाएंगे माइनस आया। ठीक है, H हटाया माइनस आया। अब इन कॉन्जुगेट बेस की आपको स्टेबिलिटी चेक करनी है। ठीक है, देखते हैं भाई कैसे ग्रुप्स लगे हुए हैं। यहाँ पर COO माइनस, बगल में H लगा है, तो H तो ना ही प्लस आई होता है ना ही माइनस आई होता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने H लिखा है, सबसे लास्ट में है ये। ठीक, इसका कोई मतलब नहीं है, ये एक रेफरेंस की तरह काम करता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कोई भी आपका ग्रुप नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं लग रहा है। ठीक है, नो इफेक्ट। ठीक है, बी वाले में देखें तो बगल में CH3 लगा है, CH3 कैसा होता है बोलो, प्लस आई होता है। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास क्या है, CH2Cl, Cl कैसा होता है, माइनस आई होता है। ठीक, तो अब बताओ कार्बोक्सिलेट अनायन सबसे ज्यादा स्टेबलाइज किससे होगा, माइनस है तो माइनस वाले से स्टेबलाइज होगा, मतलब यहाँ पर हमारा जो C है वो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज करने वाला है। ठीक है, और जो प्लस आई है वो तो सबसे ज्यादा डी स्टेबलाइज करेगा, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है तो ये पहले आ जाएगा बीच में। ठीक है, तो हम लिख देंगे CA और सबसे लास्ट में आएगा B। ठीक है, माइनस आई वाला सबसे पहले, प्लस आई वाला सबसे लास्ट में और बीच में हमारा नो इफेक्ट वाला, मतलब कि फॉर्मिक एसिड बीच में आ रहा है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पर आइए। आपके पास ये कुछ एसिड है, आपने वही काम किया, H हटाया सब में और जैसे आप H हटाओगे यहाँ पर आएगा आपका बनेगा कार्बोक्सिलेट अनायन। ठीक है, बगल में CH3 है, CH2Cl है, CH2OH है। ठीक है, अच्छा अब C वाले क्वेश्चन में कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, मैम वो कहेंगे कि मैम COH से ही क्यों H हटाया है, आप OH से H हटा सकते हैं। ठीक है भैया, याद रखो COH कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये अल्कोहल है। ठीक है, हमारा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, जिसकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है, और प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड की सबसे टॉप 1 पे है। अल्कोहल तो बाद में आता है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब हम IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेरा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो ये OH अब एक सब्सटीट्यूएंट बन जाएगा। ठीक है, सो अब हम इससे H नहीं हटा सकते हैं। ठीक, ये एक फंक्शनल ग्रुप बचा ही नहीं है, ये एक्ट कर रहा है एक सब्सटीट्यूएंट की तरह से। ठीक है, तो मेन जो मेरा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है वो ये एसिड है, इसलिए मैंने यहीं से H हटाया है। ठीक है, ये बन के कार्बोक्सिलेट अनायन, CO माइनस है, CH3 जुड़ा है मतलब कि प्लस आई ग्रुप जुड़ा है, CH2Cl जुड़ा है मतलब माइनस आई जुड़ा है, CH2OH जुड़ा है मतलब कि माइनस आई जुड़ा है। ठीक है, अब कार्बोक्सिलेट अनायन माइनस आई से तो स्टेबलाइज होगा, तो इन दोनों से स्टेबलाइज हो रहा होगा। इन दोनों में कंपेयर करिए Cl और OH में से, तो आप देख सकते हैं Cl और OH में से Cl का माइनस आई स्ट्रॉन्ग होता है। Cl यहाँ पर माइनस आई स्ट्रॉन्ग दिखाएगा तो पहले B आएगा, OH कम दिखाएगा तो ये बाद में आएगा, और ये तो प्लस आई है तो प्लस आई तो डी स्टेबलाइज करता है, तो ये हमारा सबसे लास्ट में आ गया। ठीक है, 7th नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जो फॉर्मिक एसिड है ना, ये थोड़ा सा कुछ अलग सा बिहेवियर दिखाता है। ठीक है, आपको एक बार मैं ये फॉर्मिक एसिड का एक बार जो कंसेप्ट है वो बता देती हूँ। देखो नॉर्मली अगर हम कंपेयर करें ना कि अगर आपके पास ये HCOH है, ओके बच्चों बीच में कैमरा बंद हो गया था फिर से।
ठीक है, तो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ मैंने क्या क्या पढ़ा है अभी तक। ठीक है, तो हम बेसिकली बात कर रहे थे हमारे फॉर्मिक एसिड की। मैंने बताया कि जहाँ पर भी फॉर्मिक एसिड आ जाता है, ठीक है, वहाँ पर कहीं कहीं कुछ एक्सेप्शंस हो जाते हैं। तो क्या कहानी है फॉर्मिक एसिड की, देखिए अगर हम फॉर्मिक एसिड को कंपेयर करें किसके साथ, मैंने यहाँ पर एक एसिड लिया है COH, इससे जोड़ा है CH2 और इससे मैंने कोई ग्रुप जोड़ा है G। ठीक है, हमने एक बार मान के चला कि आपके पास ये जो ग्रुप है वो एक कोई प्लस आई ग्रुप है। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है, आपके पास फॉर्मिक एसिड था, आपके पास यहाँ पर एसिड है और यहाँ पर हमने कोई प्लस आई ग्रुप जोड़ा हुआ है। ठीक, तो प्लस आई तो कार्बोक्सिलेट एनायन की स्टेबिलिटी को कम ही करेगा ना, और फॉर्मिक एसिड में तो आपका कोई, आप कार्बोक्सिलेट एनायन बना रहे हो H हटा के, तो आपका कोई वहाँ पे इफेक्ट लग ही नहीं रहा है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर प्लस आई है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो प्लस आई डिस्टेबलाइज ही करता है। तो हमने कहा फॉर्मिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, इतना क्लियर है। चलिए अब हमने सेकंड केस लिया कि फॉर्मिक एसिड है और यहाँ पर मैंने एसिड लिया CH2 से, अब मैंने कोई ग्रुप जोड़ा है और ये ग्रुप जोड़ा है मैंने माइनस आई। ठीक है, तो अब यहाँ पर माइनस आई ग्रुप है, यहाँ पर आपका कोई भी इफेक्ट नहीं लग रहा है इसके कंपैरिजन में, ये प्लस आई मैंने इस क्वेश्चन के लिए लिखा है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास इस फॉर्मिक एसिड में कोई भी इफेक्ट नहीं लग रहा, बट यहाँ पर माइनस आई लग रहा है। तो आप कहोगे कि माइनस आई तो कार्बोक्सिलेट एनायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, और अगर बढ़ा रहा है तो इसका मतलब इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर एक कहानी आती है कि हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपका माइनस आई ग्रुप लग गया तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ हमेशा फॉर्मिक एसिड से ज्यादा होगी, ऐसा कोई यहाँ पर फंडा नहीं होता। ठीक, अब यहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा कि अगर माइनस आई ग्रुप लगा भी है तो वो माइनस आई है कैसा, क्या वो एक स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप है या वो एक वीक माइनस आई ग्रुप है। ठीक है, अगर आपका माइनस आई ग्रुप बहुत स्ट्रॉन्ग लगा हुआ है, क्या कहा मैंने, इसको मैं A मान लेती हूँ फॉर्मिक एसिड को और इसको मैं B मान लेती हूँ। ठीक है, अब अगर हम मानकर चलें कि यहाँ पर आपका जो माइनस आई ग्रुप है वो बहुत स्ट्रॉन्ग माइनस आई लगा है। ठीक, अगर स्ट्रॉन्ग माइनस आई है तो वो स्टेबलाइज करेगा कार्बोक्सिलेट एनायन को, तो हमारा B ग्रेटर देन A हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर माइनस आई हमारा कोई वीक माइनस आई ग्रुप लगा है, मतलब इतना स्ट्रांग वो नहीं है, ठीक, माइनस आई तो है बट वीक माइनस आई है, तो उन केसेस में फॉर्मिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये माइनस आई होने के बावजूद हम कहेंगे फॉर्मिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ B से ज्यादा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि अगर माइनस आई ग्रुप लगा है तो माइनस आई स्ट्रॉन्ग है या वीक है। अगर स्ट्रॉन्ग है तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, अगर वीक है तो फॉर्मिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। अब आपके दिमाग में फिर से क्वेश्चन आएगा कि मैम ये स्ट्रॉन्ग वीक हम कैसे कंपेयर करें, हमने तो ये भाई माइनस आई का ऑर्डर याद किया है। ठीक है, तो इस ऑर्डर में से जो हैलोजेंस होते हैं, हैलोजेंस के बाद आप मार्क लगा लीजिए, ये रेड मार्क लगाया है मैंने कि इस रेड से जितने भी पहले हैं वो सारे आपके स्ट्रॉन्ग माइनस आई हैं और इसके बाद जो है वो आपके वीक माइनस आई है। ठीक है, तो अब आप इजीली कंपेयर कर सकते हो कि भाई ये सारे आपके स्ट्रॉन्ग माइनस आई, अगर इनमें से कोई आ गया तो आप समझ जाना कि भाई उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, अगर इसके बाद वाले अगर ये आ गए तो आप समझ जाना कि वो वीक माइनस आई है, तो फॉर्मिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। ठीक है, और थोड़ी सी कहानी को आसान करने के लिए मैंने आपके सामने एक डायरेक्टली एक एसिडिक ऑर्डर लिख दिया है, आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक, और आपका सारा क्वेश्चन आराम से हो जाएगा एसिडिटी का। ठीक, तो देखिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या लिखा है, दिस इज ए बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, बेंजीन से जुड़ा है SO3H, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, उसके बाद जाके फॉर्मिक एसिड आता है। ठीक है, फॉर्मिक एसिड से पहले हमारा बेंजीन सल्फोनिक एसिड आएगा। ठीक, SO3H इस ऑर्डर में नहीं है, SO3H भी आपका एक स्ट्रॉन्ग माइनस आई होता है, आप लिख सकते हो यहाँ पर SO3H भी आपका एक स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप ही होता है। ठीक है ना, चलिए बच्चों, अब इसके बाद फॉर्मिक एसिड आया और फॉर्मिक एसिड के बाद जाकर आता है आपका ये बेंजोइक एसिड, बेंजीन से आपका COH जुड़ा हो। इसके बाद आता है हमारा नॉर्मल कोई भी एसिड, एसिडिक एसिड हो सकता है, ये R आपका कुछ भी हो सकता है। ठीक, फिर हमारा आता है H2CO3, ठीक, ये भी एसिड है। उसके बाद आता है फिनॉल, फिनॉल के बाद आता है वाटर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि वाटर भी यहाँ पर एसिडिक नेचर दिखाता है, इवन एल्कोहल से ज़्यादा दिखाता है, तो ये वाला पार्ट तो आपको याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, कि वाटर का एसिडिक नेचर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एल्कोहल। एल्कोहल के बाद आपका आता है एल्काइन, मतलब कि जहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, फिर आता है डबल बॉन्ड एल्कीन और फिर आता है आपका सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो ये एसिडिक ऑर्डर का स्ट्रेंथ है, पहले आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड, देन आपका फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड के बाद जाके बेंजोइक एसिड आएगा,
ठीक है, बेंजोइक एसिड के बाद आपका नॉर्मल एसिड आएगा, ठीक, एसिड यहाँ तक आ गया, फिर आपका H2CO3 आता है, ठीक है। इसके बाद जाके जब एसिड सारे कंप्लीट आ गए तब आपके अल्कोहल आ रहे हैं। अब अल्कोहल में पहले फिनॉल आ जाता है, फिनॉल के बाद वाटर आता है, फिर नॉर्मल अल्कोहल आता है। तो ये ऑर्डर प्लीज याद रखिएगा, पहले फिनॉल, देन वाटर, देन नॉर्मल अल्कोहल, ठीक है, फिर ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। दिस इज द एसिडिक ऑर्डर, इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत आसान सा तरीका है याद करने का। याद रखो कि एसिडिक कैरेक्टर देख रहे हो तो सबसे पहले तो एसिड आएंगे, ठीक है। एसिड अब कौन से हो सकते हैं, सबसे पहले सल्फोनिक एसिड आता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है, देन फॉर्मिक एसिड, देन आपके कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक में पहले बेंजीन वाला मतलब बेंजोइक, देन आपका नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। फिर आपका आता है कार्बोनिक एसिड जो कि है H2CO3, ठीक। उसके बाद आपके अल्कोहल्स आएंगे, अल्कोहल में पहले फिनॉल, देन वाटर, देन नॉर्मल अल्कोहल, फिर आपका ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। आ जाइए 7th नंबर क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। 7th क्वेश्चन में आपके पास फॉर्मिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, बेंजोइक एसिड है और फिनॉल है, ठीक है। अभी जस्ट हमने सीखा है, ठीक है। तो इन सब में बताओ सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले आएगा मेरा फॉर्मिक एसिड मतलब कि ए, ठीक। इसी ऑर्डर से हम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बोलो कौन आएगा, फिर आएगा हमारा बेंजोइक एसिड मतलब कि सी। बेंजोइक एसिड के बाद बोलो कौन आएगा, फिर आएगा हमारा नॉर्मल एसिड मतलब कि बी, और उसके बाद सबसे लास्ट में आएगा हमारा फिनॉल, ठीक है। तो ये मेरा ऑर्डर हो जाएगा 7th नंबर क्वेश्चन में, ठीक। अगर आप इसको नॉर्मली सॉल्व करने की कोशिश करते तब भी हो जाता। देखो ध्यान से कैसे करते, HCOH है, ठीक। इस HCOH में से अगर हम H हटाएंगे तो ये बनेगा आपका कार्बोक्सिलेट एनायन, ठीक। यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है। यहाँ से अगर हमने H हटाया तो आपका CH3 है, मतलब यहाँ पर एक आपका प्लस आई ग्रुप जुड़ा है, ठीक है। यहाँ से अगर हमने हटाया CO-, ठीक, यहाँ से जुड़ा है आपका एक बेंजीन रिंग, ठीक है। यहाँ पर अगर हम H हटाएं तो यहाँ पर कार्बोक्सिलेट एनायन बनेगा, ठीक। यहाँ पर H हटाएं तो यहाँ पर O- बनेगा, ठीक है। चलिए अब कंपेयर करते हैं। फॉर्मिक एसिड में कोई ग्रुप नहीं लगा था, ठीक है, यहाँ पर प्लस आई लगा है, ठीक। अब यहाँ पर मेरे पास कैसे ग्रुप्स लगे हैं, ये है तो कार्बोक्सिलेट एनायन, ठीक है, लेकिन क्या ये कार्बोक्सिलेट एनायन की स्टेबिलिटी इस बेंजीन से बढ़ रही है या घट रही है। देखो कार्बोक्सिलेट एनायन है, नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो रहा है इस बेंजीन रिंग से। ये पीएच है ना, पीएच देखो, पीएच आपका एक -I ग्रुप ही है, ठीक है। तो ये इसको स्टेबलाइज ही करेगा, ठीक। तो यहाँ पर आपका ये -I है, स्टेबलाइज कर रहा है, यहाँ पर भी बेंजीन है, -I है, स्टेबलाइज कर रहा है, ठीक। तो सबसे पहले कौन सा आया, सबसे पहले कौन सा आया, जहां फॉर्मिक एसिड आ जाए, ठीक, जहां फॉर्मिक एसिड आ जाए, ये वाला हमारा फंडा याद रखना। अब सी और डी में से अगर आप कंपेयर करते हो तो सी और डी में कहानी क्लियर है कि यहाँ पर आपके पास दोनों ही -I थे, बट दोनों ही वीक -I है, बट ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये आपका अल्कोहल है, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा ही होगी, तो इसका सी का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू डी, ठीक है। अब इसको अगर हम यहाँ पर फॉर्मिक एसिड से कंपेयर करें, बिकॉज फॉर्मिक एसिड है, तो क्या कहानी है, फॉर्मिक एसिड जब आ जाता है तो मैंने क्या कहा था, तो फॉर्मिक एसिड का ज्यादा स्ट्रेंथ है एज कंपेयर टू इन दोनों से, ठीक है। तो इसलिए हमने सबसे पहले लिखा है ए फॉर्मिक एसिड, ए के बाद मैंने क्या लिखा है सी, ठीक, ये आपका बेंजोइक एसिड क्योंकि वीक -I है, फिर हमने बी लिखा है, फिर डी लिखा है। अच्छा बी पहले क्यों लिखा, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। अब आप ये गलती मत करना कि मैम हम देख रहे हैं कि भाई ए में तो कोई इफेक्ट नहीं है, सी और डी में तो -I है और बी में तो +I है, तो +I सबसे लास्ट में लिख दो, ऐसी गलती मत करिएगा। क्योंकि सबसे पहले ये तो देखो भाई, +I देखकर आप ये कैसे कह सकते हो सबसे लास्ट में जाएगा। अब देखिए ये सारे एसिड हैं, एसिड एसिड एसिड, ये अल्कोहल है, तो सबसे पहले एसिड ही आएंगे, अल्कोहल तो लास्ट में आएगा, ठीक है। तो डी तो सबसे लास्ट में गया, डी सबसे लास्ट में गया। अब मुझे ए बी सी में से कंपेयर करना था, ठीक है। तो ए बी सी में से कंपेयर करेंगे तो हमारा सबसे पहले फॉर्मिक एसिड, देन आपका ये वाला एंड देन आपका बी वाला, ठीक है। तो ए सी बी और हमारा लास्ट में आ जाएगा डी, ठीक। आई थिंक अब आपको ये वाला पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हमारे 8th नंबर क्वेश्चन पर। 8th नंबर क्वेश्चन में आपके पास वाटर है, आपके पास ये अल्कोहल है, आपके पास ये ट्रिपल बॉन्ड है। अभी जस्ट हमने ये ऑर्डर हमने देखा है, ठीक है। वाटर का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है अल्कोहल से, अल्कोहल के बाद आता है ये, ठीक। तो ये तो एकदम आसान है, ए बी सी यही होने वाला है, ठीक। अब यहाँ पर एक एक्सेप्शनल चीज है जो आप यहाँ पर प्लीज नोट कर लीजिएगा, ठीक। एक एक्सेप्शनल बात है, वो एक्सेप्शनल बात क्या है कि जब आप वाटर और अल्कोहल को कंपेयर करते हो तो वाटर का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है अल्कोहल से, ये सही बात है। लेकिन जब उस अल्कोहल में अगर हम वहां पर R ग्रुप को स्पेसिफाई कर दें और अगर वो आपका R ग्रुप मिथाइल ग्रुप है,
इसका मतलब इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट मेथनॉल CH3OH, तो इस केस में मेथनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से ज़्यादा होगा। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा प्लीज़। ठीक, यहाँ पर आप स्टार मार्क कर लीजिए प्लीज़, इसको आप ध्यान रखना। ठीक है, नॉर्मली वाटर का ज़्यादा होता है आपका एज कम्पेयर टू अल्कोहल, बट मेथनॉल आ जाएगा तो मेथनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है वाटर से। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, 9th क्वेश्चन। तो 9th क्वेश्चन में अगर हम देखें, अब यहाँ पर क्या आपके पास फॉर्मिक एसिड है ना। ठीक, तो पहले देखो क्या सब एसिड ही है, कोई अल्कोहल तो ही नहीं, एसिड एसिड एसिड। ठीक है, सारे एसिड। ओके, फॉर्मिक एसिड आ जाता है तो अब हमें देखना पड़ेगा कि भाई आपका प्लस आई है, माइनस आई है, माइनस आई स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो यहाँ पर CH3 है मतलब प्लस आई, यहाँ पर आपके पास बेंजोइक एसिड है माइनस आई। ठीक है, यहाँ पर आपके पास CH2 है, आई भी आपका क्या है, माइनस आई। ठीक, अब ये प्लस आई वाला तो सबसे लास्ट में जाएगा, यहाँ तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, प्लस आई सबसे लास्ट में गया। ठीक, अब इन दोनों माइनस आई में हमें चेक करना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग है या वीक। तो आपके पास पीएच है, पीएच तो वीक माइनस आई है, और आयोडीन कैसा है, हेलोजन है, तो ये स्ट्रॉन्ग माइनस आई है। ठीक, तो ये हमारा माइनस आई कैसा है, स्ट्रॉन्ग, ये हमारा माइनस आई कैसा है, वीक। ठीक, जहां स्ट्रॉन्ग माइनस आई होता है उसका फॉर्मिक एसिड से भी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होता है। तो सबसे पहले अब मेरा डी आएगा, डी के बाद मेरा फॉर्मिक एसिड आएगा, फॉर्मिक एसिड के बाद अब मेरा कौन सा आएगा, अब आएगा मेरा ये वाला सी, और लास्ट में आएगा आपका बी। ठीक है, तो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। यहाँ तक आई थिंक आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर। जो भी मैं आपको एक्सेप्शनल बातें बता रही हूँ, जो भी ऑर्डर बता रही हूँ, प्लीज इन बातों को ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ और गलत कर दो। ठीक, लेकिन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप कभी क्वेश्चंस को गलत नहीं करोगे। ओके बच्चों, तो 9 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, बाकी थोड़े बहुत और क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, आते हैं हमारे 10th नंबर क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, देखो जो इंपॉर्टेंट बातें थी ना कि आपका ये एसिडिक ऑर्डर, ये आपका एक्सेप्शनल केस, ठीक, और ये आपका फॉर्मिक एसिड का कंपैरिजन स्ट्रॉन्ग आई या फिर माइनस आई ग्रुप से, ये मैंने एज इट इज छोड़ दिया है बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है और ये हमारे बार बार काम आ ही रहा है। ठीक है, तो प्लीज ये तीन चीज आप जरूर ध्यान रखना एसिडिक कैरेक्टर कंपेयर करते वक्त। ओके, आते हैं हमारे क्वेश्चंस पर। तो यहाँ पर 10th नंबर क्वेश्चन के आपके पास यहाँ पर दे रखे हैं क्या, बेंजोइक एसिड दे रखे हैं। पहला वाला एक नॉर्मल बेंजोइक एसिड है, कहीं कोई ग्रुप नहीं लगा। ठीक है, यहाँ पर ये बेंजोइक एसिड है, लेकिन देखो आपको पता है ना कि जहाँ पे आपका ये मेन फंक्शनल ग्रुप लगा होता है, इसके जस्ट बगल वाला पोर्शन हम कहते हैं ऑर्थो। ठीक, ओ से हम इसको डिनोट करते हैं, इसको हम कहते हैं ऑर्थो। ठीक है, इसके बाद ये वाला पोर्शन होता है मेटा, है ना, एम से डिनोट करते हैं, और ये पोजीशन जो इसके ठीक अपोजिट होता है उसको हम कहते हैं पैरा। ठीक, इसको हम पी से डिनोट करते हैं। ठीक, अब इनको कंपेयर करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि भाई ये बेंजोइक एसिड, ये भी बेंजोइक एसिड, ये तो एक फिनॉल है। ठीक है, तो पहले तो मेरा ए और सी में से ही कोई ना कोई आना चाहिए, ये तो मेरा सबसे लास्ट में जाना चाहिए, है ना। ठीक है, चलो अब देखिए यहाँ पर कि इन केसेस में जैसे ही आपने H हटाया और आपका अनायन बना, ठीक, यहाँ से आप H हटाओगे, यहाँ पर आपका कार्बोक्सिलेट अनायन बनेगा। यहाँ से आपने H हटाया, कार्बोक्सिलेट अनायन बना, H हटाया, कार्बोक्सिलेट अनायन बना। ये कार्बोक्सिलेट अनायन सिर्फ इस रिंग से स्टेबलाइज हो रहा है, पीएच रिंग से स्टेबलाइज हो रहा है। ठीक है, कार्बोक्सिलेट अनायन इस पीएच रिंग से यहाँ भी स्टेबलाइज हो रहा है, मतलब इन दोनों में ये पीएच रिंग अगर हम देखें तो ये वाला मामला बराबर है। फर्क क्या है कि यहाँ पर एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है और वो भी लगा है पैरा पोजीशन पर। ठीक है, CH3 बताओ कैसा ग्रुप होता है, CH3 होता है हमारा प्लस आई। ठीक है, और ये प्लस आई ग्रुप आप देख सकते हो कि इस कार्बोक्सिलेट अनायन से कितना दूर है ना। और हमें इंडक्टिव के बारे में ये बात तो पता ही है कि भाई इंडक्टिव इफेक्ट कम होते जाता है अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो। इसका मतलब अगर इतना दूर चले गए हैं हम, ठीक है, तो यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट जो लग भी रहा है वो बहुत ही कम लग रहा होगा, हम कह रहे हैं बहुत नेग्लिजिबल लग रहा होगा। ठीक है, तो ये प्लस आई इसका बहुत ही कम लग रहा है, कोई खास फर्क इस पर इतना पड़ नहीं रहा। ठीक, यहाँ तो कोई ग्रुप लगा ही नहीं था। ठीक है, तो सिंपली हमारा पीएच रिंग से स्टेबलाइज है। अगर हम बी वाले ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर आपने H हटा के एक फिनॉक्साइड अनायन बनाया, और ये फिनॉक्साइड अनायन के देख सकते हो आपके पैरा पोजीशन पर NO2 लगा हुआ है। ठीक, पैरा पोजीशन पे NO2 देखा जाए तो NO2 आपका माइनस आई ग्रुप है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक और इफेक्ट आता है जिसको हम कहते हैं मेसोमेरिक, जो अभी हम थोड़ा 1-2 क्लासेस के बाद पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इंडक्टिव से ज़्यादा हम कह सकते हैं कि इस NO2 का -M इफेक्ट लगता है। ठीक है, माइनस आई भी लग रहा है बट माइनस आई बहुत कम होगा। ऐसा क्यों?
क्योंकि माइनस आई आपका जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। मेसोमेरिक में ऐसा कोई डिस्टेंस वाली बात ही नहीं होती। हम जब पढ़ेंगे मेसोमेरिक तब आपको ये बात क्लियर होगी। अभी के लिए प्लीज इतना सा आप सुन लो मेरी बात, ठीक है, कि यहाँ पर माइनस एम लग रहा है, माइनस आई भी लग रहा है बट माइनस आई कम लगेगा, यहाँ प्लस आई लग रहा है बट प्लस आई भी आपका कम लगने वाला है, ठीक है। चलिए अब हमें कंपेयर करना था इनका एसिडिक स्ट्रेंथ। तो सबसे ज्यादा एसिडिक बोलो कौन, सबसे ज्यादा एसिडिक इन तीनों केसेस में कौन सा होगा? पहले तो कार्बोक्सिलिक एसिड देखोगे आप। कार्बोक्सिलिक एसिड इन दोनों में हमने देखा यहाँ कोई ग्रुप्स नहीं लगे, यहाँ पे प्लस आई लगा है, प्लस आई बहुत ही नेग्लिजिबल लग रहा होगा, ठीक है। फिर भी हम देखा जाए तो ए सबसे ज्यादा हमारा स्टेबल है, ठीक। अब यहाँ पर सी वाला इसके बाद आ जाएगा, ठीक, सी वाला इसके बाद आ गया, ठीक। अब ये मत कहना मुझसे कि मैम यहाँ पर माइनस आई लग गया तो ये पहले आएगा। अरे बाबा ये फिनॉक्साइड आयन है आपका, ठीक, उससे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाते हैं सारे, ठीक है। तो हमारा बी सबसे लास्ट में चला गया, भले ही उसमें माइनस एम लग रहा हो या माइनस आई आपका लग रहा है बट कम लग रहा है। इज इट क्लियर? चलिए अब आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। 11 नंबर क्वेश्चन में ए बी सी देखा जाए तो सारे के सारे आप फिनॉल हैं। सबसे पहले तो आप ये देखा करो कि भाई है कि आपके पास एसिड है या अल्कोहल है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास सारे के सारे फिनॉल हैं। तो फिनॉल में हमने देखा पैरा पोजीशन पर NO2 लगा है। पैरा की बात मैंने क्या कही थी कि पैरा पर माइनस एम तो लगता है और माइनस आई बहुत कम लगता है, ठीक है। अब यहाँ पर मेटा पे है, ठीक, तो मेटा पोजीशन पे आगे चल के देखेंगे कि कोई मेसोमेरिक यहाँ पर काम नहीं करता। तो यहाँ पर प्योरली हमारा माइनस आई है, ठीक, और माइनस आई इसके कंपैरिजन में, ठीक, थोड़ा सा डिस्टेंस कम हुआ ना तो इसके कंपैरिजन में यहाँ पर माइनस आई थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। सी पर अगर हम आए तो सी में देखो दो दो NO2 लगे हुए हैं, ठीक है, दो दो NO2 लगे हैं। इसका मतलब आपका मेटा पर ये माइनस आई दिखा रहा होगा, ठीक है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग माइनस आई दिखा रहा है, और डी वाले पोजीशन पे आपका माइनस एम भी दिखा रहा है और माइनस आई थोड़ा ये कम भी दिखा रहा होगा, ठीक है। जहां भी मैं माइनस एम लिख रही हूँ कंफ्यूज मत होना, अभी के लिए लिख लो, जब हम मेसोमेरिक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इन तीनों में कंपेयर किया तो आपने क्या देखा, जहां से आप ये H हटाओगे और यहाँ पर आप फिनॉक्साइड अनायन बनाओगे इन तीनों केसेस में, हमें देखना है कि ये जो अनायन है वो सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज किस केस में है, ठीक। यहाँ पर ये पैरा पोजीशन पे लग रहा है, ठीक, तो इंडक्टिव यहाँ पर कम लग रहा है, बट यहाँ पर इंडक्टिव ज़्यादा है, यहाँ पर भी इंडक्टिव ज़्यादा है। अब आगे चल के जैसे हम मेसोमेरिक पढ़ेंगे ना तब आपको एक बात समझ में आएगी कि जब भी हम ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स को कंपेयर करते हैं सबसे ज़्यादा जो डोमिनेंट फैक्टर होता है वो होता है मेसोमेरिक। मतलब कि अगर इंडक्टिव दिख भी जाए लेकिन इंडक्टिव से पहले हमेशा प्रायोरिटी मुझे मेसोमेरिक को देनी पड़ती है, ठीक, ये आगे चल के सीखेंगे। अभी के लिए ध्यान रखो कि मेसोमेरिक डोमिनेंट इफेक्ट है इंडक्टिव से, तो अगर यहाँ पर सारा का सारा खेल मेसोमेरिक इंडक्टिव का है तो मुझे ज़्यादा प्रायोरिटी मेसोमेरिक को देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर माइनस एम है, ठीक है, यहाँ कोई माइनस एम नहीं था, यहाँ माइनस एम है, इसका मतलब ए और सी मेरा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, और बी मेरा लास्ट में जाएगा, ठीक है। ए और सी में से अब मुझे कंपेयर करना है कि भाई माइनस एम तो दोनों को मिल गया, माइनस एम से तो दोनों ही स्टेबलाइज है, बट अब नेक्स्ट फैक्टर क्या है, यहाँ पे माइनस एम माइनस आई कम, माइनस एम माइनस आई कम, इतना तो कॉमन है। अब यहाँ पर मेरे पास माइनस आई मेटा पोजीशन पे भी लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर इंडक्टिव स्ट्रॉन्ग है और इंडक्टिव भी इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो सबसे पहले मेरा सी आएगा, देन ए आएगा, देन बी आएगा, ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था जहाँ पर मेसोमेरिक का इंपॉर्टेंस हमने सीखा है, ठीक। तो अभी तक हमने एक और बात जानी, ठीक, यहीं पर लिख देती हूँ मैं सारी इंपॉर्टेंट बातें कि जो मेसोमेरिक इफेक्ट होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट होता है वो इंडक्टिव इफेक्ट से डोमिनेट करता है, ठीक है। तो पहली प्रायोरिटी हम मेसोमेरिक को देते हैं, देन हम इंडक्टिव को देते हैं। बाकी धीरे धीरे जैसे हम जाके अपने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पढ़ेंगे तब वो बात क्लियर होगी, ठीक है। आ जाइए हमारे 12th नंबर क्वेश्चन पर। सारे के सारे एसिड हैं, CH2 CH2 CH2, यहाँ पे CH देखो, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, यहाँ पर 2 आयोडीन, ठीक। याद करिए DNP रूल कल ही बताया है, ठीक है। DNP क्या था आपका, डिस्टेंस देन नंबर देन पावर, ठीक है। तो डिस्टेंस सबका बराबर है, एक कार्बन छोड़ के सारे आपके ग्रुप्स लगे हैं, डिस्टेंस सबका बराबर। नंबर देखें तो अब मुझे पावर नहीं देखना कि फ्लोरीन का माइनस आई स्ट्रॉन्ग है, हमें नंबर देखना है पहले, पावर नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 आयोडीन है तो सबसे पहले मेरा डी आने वाला है अब, ठीक है। उसके बाद हम ए बी सी में से कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पर नंबर बराबर है, एक एक ही हैलोजेंस है तो हम पावर देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमारा फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन, ठीक है। जैसे आपने एच हटाया वही कहानी, ठीक। कार्बोक्सिलेट अनायन बनेंगे सब में, और अनायन ये सारे माइनस आई ग्रुप है, माइनस आई ग्रुप से स्टेबलाइज होगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज 2 हैलोजन से, देन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन से, ये रहा आंसर।
13th क्वेश्चन पर आ जाइए। सारे कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, ठीक है, डिस्टेंस देखो सेम है, एक ही कार्बन एक ही कार्बन एक ही कार्बन, डिस्टेंस सेम। फिर नंबर पे आए, यहाँ पे 3 Cl, यहाँ 2 फ्लोरीन, यहाँ 3 I, ठीक। तो यहाँ पर नंबर देखा जाए तो 3 और ये 3, ये दोनों क्लैश हो गए। यहाँ पर नंबर हमारा कम था, नंबर कम था तो बी मेरा लास्ट में गया। अब ए और सी में कंपेयर किया, नंबर बराबर है तो अब हम पावर प्रायोरिटी पे जाएंगे, मतलब पावर पे जाएंगे। तो पावर किसका ज़्यादा होता है, Cl और I में से Cl का ज़्यादा है, तो ए पहले आया और सी बाद में, और बी हमारा सबसे लास्ट में है। ठीक है, 14th नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 14th नंबर क्वेश्चन में आपको एक और नया कंसेप्ट मिलेगा। आपके पास अल्कोहल है और ये एक अमीन है। अभी तक हमने अमीन की बात तो करी ही नहीं थी, अभी पहली बार ये अमीन इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या करते हो आप एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए, आप H को हटाते हो और वहां पर एक अनायन बन जाता है। आपने अल्कोहल से H हटाया और ये बना आपका अनायन। आपने NH2 में से, NH2 कैसे लिख दूं, ठीक है, NH2 में से एक H हटाया और आपका यहाँ पर अनायन बन गया। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या आया, दोनों में ही अनायन आपका बना है, लेकिन अब ये अनायन सेम एटम पर नहीं है। अभी तक हम जो भी कंपेयर कर रहे थे, हम COO माइनस, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, हर केस में आपने देखा कि सेम एटम पर, कि ऑक्सीजन पर ही या तो आपका कार्बन पर ही नेगेटिव मिल रहा था। बट अब इस केस में क्या है कि एक आपका ऑक्सीजन पर नेगेटिव है, एक आपका नाइट्रोजन पर नेगेटिव है, ठीक है। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना। एक चीज अब यहाँ पर आप नोट कर लो, ठीक, आप नोट कर लीजिए कि नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल, ठीक है। हमने एक और पॉइंट यहाँ पर याद कर लिया, क्या क्या लिखा है कि नेगेटिव चार्ज जो होता है अगर वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर है तो वो ज्यादा स्टेबल है, ठीक। यहाँ पर ऑक्सीजन में नेगेटिव, यहाँ पर नाइट्रोजन पे नेगेटिव, ऑक्सीजन आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये मेरा ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस। तो आगे अब आपको कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो व्हेन नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर लिख लेते हैं व्हेन नेगेटिव ऑन डिफरेंट एटम्स, ठीक है, अगर अलग एटम पे आपके नेगेटिव चार्ज हैं तो हमने सिंपल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे कंपेयर कर लिया कि भाई ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है, तो हमारा A ग्रेटर देन B आंसर आएगा। क्लियर। तो ये भी एक नया कंसेप्ट मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है, याद रखना, ठीक। जो भी नए नए कंसेप्ट है वो मैं आपको साइड में एक बार लिखते जा रही हूँ, ठीक, ताकि आपको याद रहे कि भाई क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान देनी है। ओके, 15th नंबर क्वेश्चन पर आइए। 15th में आपके पास एक एल्काइन है, एक एल्कीन है, एक आपके पास एल्केन है और ये आपके पास एक बेंजीन रिंग है, ठीक है। तो क्या कहानी है इसकी, वही जो हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की पढ़ी थी कि अगर हम यहाँ से H हटाएंगे, अगर आपने H हटाया तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया, ठीक, जो कि एक ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। यहाँ से H हटाया, यहाँ पर नेगेटिव आएगा, अब मैं बार बार नहीं लिख रही H हटा के, ठीक है, खुद समझो आप। यहाँ पे H हटाया, यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन मिला आपको, यहाँ पर H हटाओगे sp2 मिलेगा, यहाँ पर आपको sp3 मिला, ठीक। यहाँ से भी अगर हम H हटाएंगे तो आपको sp2 मिल रहा है, ठीक। इनमें अगर मुझे कंपेयर करना है एसिडिक स्ट्रेंथ, तो अभी हमने जस्ट इस ऑर्डर में देखा था, ध्यान दो, एल्काइन, एल्कीन और एल्केन, यही हमारा ऑर्डर है, ठीक है। तो अगर ABC क्वेश्चन होता तो हम आंसर सिंपली लिख देते ABC, लेकिन अब यहाँ पर एक बेंजीन रिंग भी आ गई, ठीक है। तो ये बेंजीन रिंग में भी देखना है कि अगर यहाँ पर एक H है और आप इस H को हटाते हो, ठीक, तो आपका यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज अभी कैसा है, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। अब ये sp2 है, ठीक। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बताओ क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग, सबसे ज्यादा हाइब्रिडाइजेशन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, व्हाट वाज द ऑर्डर, ठीक है। हमें देखा था कि भाई जितना परसेंटेज S कैरेक्टर होता है उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, याद कराया था ना, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज S कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितना परसेंटेज S कैरेक्टर ज्यादा उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ठीक। परसेंटेज S कैरेक्टर सबसे ज्यादा किस में होगा, sp में, ठीक है। तो सबसे ज्यादा ये वाला sp है ना हमारा, तो सबसे ज्यादा मुझे मिला A में, ठीक है। अब ये भी sp2, ये भी sp2, मतलब B और D में से कोई हमारा पहले आने वाला है, ठीक। C हमारा sp3 हो जाएगा, कम परसेंटेज S कैरेक्टर कम हो गया, C मेरा सबसे लास्ट में गया। अब मुझे कंपेयर करना है B और D में से कि इन दोनों में एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है, ठीक। दोनों ही आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अब B वाले में भी आपका ये sp2 है, ठीक है।
बट डी वाले में sp2 तो है, लेकिन आपके पास कितने ज़्यादा पोजीशंस हैं sp2 के, आप देख सकते हो यहाँ पर एक ही sp2 हमारे पास था, इधर से मानो इधर से मानो, दो ही थे, यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 6 sp2 कार्बन है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास ज़्यादा पॉसिबिलिटी है H निकालने की। ठीक है, इसलिए हमारा D पहले आएगा और B जो है वो आपका बाद में आएगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्डर बन जाएगा। तो मतलब एसिडिक ऑर्डर हमने देखा कि सबसे पहले आपका एल्काइन आता है। ठीक, एसिडिक ऑर्डर में आप लिख सकते हो सबसे पहले एल्काइन आता है, एल्काइन के बाद आपका पहले फिनाइल आता है। ठीक, फिनाइल के बाद आपका एल्कीन आता है और फिर एल्केन आता है। तो हम एक काम करते हैं, इसी ऑर्डर में इसको थोड़ा सा हम इम्प्रोवाइज कर लेते हैं। ठीक है, आप इसको यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर देना। एल्काइन के बाद हम लिख देते हैं पहले पीएच। ठीक है, और पीएच के बाद अब हम लिख देते हैं यहाँ पर, पीएच के बाद आपका आएगा क्या, एल्कीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और उसके बाद लिख देते हैं हमारा आएगा एल्कीन। ठीक, अब आई थिंक आपको क्लियर। ठीक है, एल्काइन में आपका sp हाइब्रिडेशन, यहाँ पे 6 sp2, यहाँ पर 2 sp2 और उसके बाद आपका sp3। ठीक, तो ये एसिडिक ऑर्डर आपका मैंने कंप्लीट लिख दिया। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन। ठीक है, इनमें आपको एसिडिक ऑर्डर कंपेयर करना है, वही कहानी है एसिडिक ऑर्डर की, H+ हटाओ। ठीक है, CH4 है, अगर CH4 में से अगर मैं H+ हटाऊं तो बताओ क्या बनेगा। CH4 है हमारा ऐसे, कोई भी अगर हम H हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है, तो आपका बन जाएगा ये CH3 माइनस, यहाँ पे NH3 है, एक H हटाया तो ये बनेगा हमारा NH2 माइनस, H2O है, एक H हटाओगे तो ये बन जाएगा OH माइनस, HF है, H हटाया तो ये बन जाएगा F माइनस। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, वही एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए कि आपने H+ हटा दिया और आपको अनायंस मिल चुके हैं, कॉन्जुगेट बेस मिल चुके हैं। अब इन अनायन की आपको स्टेबिलिटी देखनी है कि भाई कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, जो ज़्यादा स्टेबल उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। ठीक, अब आप देख सकते हो कि इन सब में आपका जो नेगेटिव चार्ज है वो डिफरेंट एटम्स पे है, और अभी हमने जस्ट सीखा था कि नेगेटिव चार्ज और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल। ठीक है, तो इनमें से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलो कौन है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है मेरा क्या, फ्लोरीन। ठीक, इसका मतलब ये मेरा सबसे स्टेबल है। फ्लोरीन के बाद है मेरा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद है नाइट्रोजन, उसके बाद है कार्बन। ठीक, यही ऑर्डर है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, फ्लोरीन, देन आपका ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन आपका कार्बन। ठीक, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे ही हमने यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ बताया है। ठीक है, ये हमारी कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी, और एसिडिक ऑर्डर देखा जाए तो HF का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, देन वाटर का, देन अमोनिया का, देन CH4 का। आई होप अब आपको ये कहानी समझ में आई होगी कि जब भी हमें एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है क्या करोगे आप, H+ हटा दो। ठीक है, जो कॉन्जुगेट बेस बने उसकी स्टेबिलिटी देखनी है। ठीक, अब उसकी स्टेबिलिटी अगर हम वहाँ पे देख सकते हैं कि भाई कौन से ग्रुप्स लगे हैं, कौन से ग्रुप स्टेबलाइज कर रहे हैं या डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, उस हिसाब से देख लो। अगर आपका नेगेटिव चार्ज अलग अलग एटम्स पे है तो आप देख सकते हो भाई कि जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ज़्यादा है उस पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो वो कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होगा और उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। ठीक है, आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। आज हमें बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी वाली हमारी। ठीक है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं और आप बहुत ज़्यादा गलतियां कर सकते हो, तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैंने साइड में आपके नोट करवा रखी हैं, आपको प्लीज़ इनको अच्छे से लिख लेना और याद रखना। ठीक, इसके बेसिस पे आप कैसा भी एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन का क्वेश्चन आ जाए आप इजीली कर लोगे। एक बार और ये सारे क्वेश्चंस आप एक बार खुद से ट्राई करना। ठीक है, और प्लीज़ रिवीजन करते रहना चीज़ों का ताकि आप भूलो ना। ठीक है, बिकॉज अगर आपने एक बार पढ़ लिया और आपने एक महीने के लिए, एक हफ्ते के लिए छोड़ दिया ना तो आप भूल जाओगे। तो प्लीज़ इस चीज़ की हैबिट डालिए कि आप पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद एक बार रात में सोने से पहले जो आपने दिन में पढ़ा है उसको आप रिवाइज करें। ठीक है, तो इस चीज़ की आप हैबिट डालिए कि आप जो भी पूरे दिन अपना पढ़ाई करते हो वो पढ़ने के बाद आप रात में सोने से पहले एक बार ज़रूर पेज ही पलट के, अपने नोट्स पलट के ही एटलीस्ट एक बार रिवाइज कर लिया करो। ठीक है, क्योंकि उस दिन अगर आपने उस रात में रिवाइज नहीं किया तो आप कुछ दिन बाद उसको भूल जाओगे। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। ठीक, तो आप ये रिवीजन की हैबिट ज़रूर डाल लीजिए। ठीक है, यही रिवीजन है जो आपको दूसरे लोगों से अलग बनाएगा, यूनिक बनाएगा, और आप जो है वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो पाओगे। ठीक है, तो ध्यान रखिए इन सब चीज़ों का। और बाकी अगर आपको आज की क्लास में अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट है या कुछ भी आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आए, कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी पूछना है, कमेंट बॉक्स आपके लिए है, मैं पक्का आंसर करूँगी, आप पूछिए तो एक बार। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब मिलते हैं हमारी अगली क्लास में। आज के क्लास तक हमारा इंडक्टिव इफेक्ट हो गया है पूरा कंप्लीट। ठीक है, इंडक्टिव क्या है, प्लस आई माइनस आई क्या है हमने सीख लिया, उसके एप्लीकेशंस हमने सीख लिया, स्टेबिलिटी कंपेयर करना या फिर एसिडिटी कंपेयर करना।
ठीक है, तो इतना हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास से हम अपने अगले इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और अगला इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होगा आपका रेजोनेंस। ठीक है, तो हमने शुरुआत करी थी, हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हो गया, इंडक्टिव इफेक्ट हो गया। अब इंडक्टिव इफेक्ट के बाद आएंगे हम रेजोनेंस पे, रेजोनेंस खत्म करेंगे, फिर मेसोमेरिक पे चलेंगे। ठीक, तो धीरे धीरे करके हम सारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स भी कंप्लीट कर लेंगे। चलिए बच्चों, मिलते हैं हमारी अगली क्लास में। तब तक के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो ऑल्सो, और कमेंट ज़रूर करिएगा। भले ही आपको कोई चीज़ समझ में आई हो ना आई हो, कोई डाउट हो, कुछ भी हो, तो प्लीज़ अपना रिस्पॉन्स कम से कम यहाँ पर दीजिए, ताकि मुझे पता लगे कि भाई क्या चीज़ें मुझे क्या करेक्ट करनी चाहिए। ओके बच्चों, तो मिलते हैं जल्द ही। सी यू सून, थैंक यू सो मच, बाय बाय।